हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। ट्रकों में लगी आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही हैं। सूरज निकलने के बाद अंधेरा छट गया है, लेकिन इस आग की लपटें तब तक कम नहीं हुई जब तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू नहीं हुआ। और इस दौरान एक ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर की झुलसने से मौत हो गई। ट्रक में लगी आग की ये तस्वीरें उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे संख्या 8 की हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह करीब 4 बजे एक ट्रक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद पीछे वाले ट्रक का अगला हिस्सा आगे वाले ट्रक के पीछे जा घुसा। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई। ये आग इतनी जल्दी फैली कि पीछे वाले ट्रक से ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकलने या उन्हें बाहर निकालने का किसी को मौका नहीं मिला और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। कुछ देर में फायर ब्रिगेड की टीमों ने दोनों ट्रकों में लगी आग पर काबू पा लिया और हाईवे पर लगे ट्रैफिक जाम को भी हटवाया गया। धू धू कर जल रही खोखों की ये तस्वीर अलवर के नीमराणा कस्बे की है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह सूरज निकलने से पहले ही यहां आग लग गई थी और इस आग की चपेट में आधा दर्जन से ज्यादा खोखे आ गए। जिस जगह ये आग लगी है वो अलवर जिले में नीमराणा कस्बे के पुराने अस्पताल के पास का है। खोखों में लगी आग देखकर यहाँ हड़कंप मच गया और आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को आग लगने की खबर भेजी गई। आग की खबर मिलते ही नीमराणा से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हो गईं। इस आगजनी में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इन खोखों के मालिकों का कहना है कि इस आग की वजह से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। शहर के नयाबास इलाके में 10 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आने की वजह से यहाँ के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर नहर का पानी आता था, लेकिन पिछले 10 दिनों से यहाँ पानी नहीं आ रहा है। इन लोगों ने ये भी बताया कि जलदाय विभाग की ओर से 6 महीने पहले ही पानी की आपूर्ति करनी बंद कर दी थी। बाद में नहर के पानी की आपूर्ति शुरू हुई, लेकिन अब वो पानी भी आना बंद हो गया है। पानी बंद हो गया है, बिल आ रहा है, नहर को पानी चालू करो। 8-10 दिन से एकदम समस्या पानी आ रही है, टैंकर से आपूर्ति करने यहाँ की पानी की। वार्ड नंबर 44 में पानी की बहुत समस्या हो रही है। 1 साल पहले वाटर वर्क्स का तो वो तो बंद कर दियो। अब जो नहर आड़ो दे रहे यो भी सही कौन दे रहा। 15 दिन से तो इतनी हालत खराब हो रही कि मैं तो खुद का पर्सनल टैंकर मंगा के पानी गिरावा। स्थानीय पार्षद का कहना है कि अधिकारियों से पानी नहीं आने की शिकायत भी की गई, लेकिन कोई असर नजर नहीं आ रहा है। इस स्थिति में मोहल्ले वालों को टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है। पिछले 7-8 महीनों से ज्यादा से वाटर वर्क्स का पानी कई क्षेत्रों में वार्ड नंबर 54 में बंद हो चुका है। बिल आ रहे हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा है। हाँ, पानी आता है, वो भी नालों में, वो बहुत पानी आता है। नाले जब भी ओवरफ्लो होते हैं पूरे शहर का पानी आता है। जी हाँ, जो देख रहे हैं वही बाड़मेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल का स्याह सच है। दिन को हो सकता है सिस्टम चालू हो, लेकिन रात को पूरे स्टाफ का सर्वर पूरी तरह से डाउन है। न डॉक्टर का पता है, न नर्स की खबर। चैन की नींद सोता स्टाफ और रात में इलाज के लिए कराहते मरीज। देखिए, परिजन अपने मरीजों के स्ट्रेचर खींच रहे हैं, उन्हें एम्बुलेंस से वार्ड तक खुद उतार कर ले जा रहे हैं। इधर उधर मैंने देखा, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। फिर एक लड़का है जो ऊपर उनका पेशेंट भर्ती है, वो पानी वानी भरने के लिए आए थे। फिर उन्होंने हेल्प करवाई, एक जन और था, उन्होंने भी हेल्प करवाई, तब जाके ऊपर लेके पेशेंट को आए। ये हाल है भरतपुर के राजकीय बहादुर मेमोरियल अस्पताल का। रात के समय यहाँ पहुँच गए तो क्या देखने को मिलेगा वो ठीक से देख लीजिए। कितनी भी इमरजेंसी हो, मजाल है कि आपके मर्ज पर कोई मरहम लगाने वाला मिल जाए, लेकिन जो दर्द में है वो दूसरे का दर्द जरूर समझ रहा है। हॉस्पिटल का कोई भी आदमी नहीं था जी। मैं अपने मरीज के ऊपर से नीचे उतर के आया था पानी पीने के लिए, भरने के लिए जी। मैं जा रहा था, मेरे को दिखा तो मरीज को उतार रहे थे गाड़ी से, तो कोई उनको हाथ लगाने वाला नहीं था, ना तो कोई डॉक्टर वगैरह कोई भी चीज़ नहीं थी। इसलिए मैंने हाथ लगवाया, उनकी मदद करी, उनको लेके मैं यहाँ तक आया।
ऑक्सीजन जो हमारा जनरेशन प्लांट है वो तो सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो प्राइवेट है वहाँ से हम रेगुलर ला रहे हैं। सुना आपने संभाग के सबसे बड़े अस्पताल का हाल क्या है। जो अस्पताल मरीजों को जिंदगी देता है वो खुद बाहर से सांस लेने को मजबूर है, तो यहाँ आए मरीजों का क्या हाल होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। प्रदेश में कोरोना का कहर चरम पर है। ऐसे में बाड़मेर संभाग के सबसे बड़े जिला अस्पताल का हाल समझ से परे है। 97 सिलेंडर खर्च हुए थे, उससे पहले दिन 85 सिलेंडर हुए थे। एवरेज जो मान के चलते 100 से वो सिलेंडर दिन में जा रहे हैं। अब अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का सच भी सुन लीजिए। वो मेरे हिसाब से वो सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है। हम बार बार उस पर संपर्क कर रहे हैं और उनको चिट्ठी भी भेजी है, तो वो आके जो है वापस देख के इसको जो है सही करें। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश के हर ब्लॉक में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 104 एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई थी। पिछले 5 साल से इस सर्विस का संचालन जीवी के नाम की कंपनी के पास था और इस साल जनवरी में वाहन संचालन का नया फॉर्म टेंडर दिया गया। इस टेंडर के मुताबिक जब वाहनों की आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू की गई तो सामने आया कि चित्तौड़गढ़ में नई कंपनी को मिले 20 में से 17 एम्बुलेंस संचालन के लायक ही नहीं हैं। खास बात यह है कि इस बाबत जिला परिवहन अधिकारी और यांत्रिकी प्रतिनिधि लिखित शिकायत रोडवेज के प्रबंधक संचालक से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उधर जननी एक्सप्रेस जानलेवा होकर सड़कों पर सरपट दौड़ रही है, जिसमें से 20 में 17 वाहनों को कमेटी द्वारा कंडम की रिकमेंडेशन की गई थी कि ये चलने योग्य नहीं है, इनको कंडम किया जाए। और उस समय हमें 20 ही वाहन हमें हैंडओवर कर दिए गए थे। हमारे द्वारा इन्हें 16 वाहन का संचालन किया जा रहा है और हैंडओवर टेक ओवर के बाद लगभग 1.5 माह पूर्व हमारे द्वारा इनकी रिपेयरिंग कॉस्ट की जो एस्टिमेशन वैल्यू थी वो ऑथराइज सर्विस सेंटर से लेके और संबंधित अधिकारी को जमा करा दी गई थी। संक्रमण काल के दूसरे काल में चित्तौड़गढ़ में काली कमाई करने वाले मुनाफाखोरों ने आपदा को अवसर में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। इन लोगों ने लॉकडाउन की आशंका के मद्देनजर पहले से ही जरूरी साजो सामान और राशन पानी के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। खुदरा व्यापारी हर सामान पर तय रेट से ज्यादा वसूल रहे हैं, तो होलसेल व्यापारी भी फुटकर विक्रेताओं से तय रेट से ज्यादा पर सामान दे रहे हैं। यानी हर लेवल पर व्यापारियों ने काली कमाई शुरू कर दी है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। लॉकडाउन की तरह की स्थिति बनती हुई दिख रही है, तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं हम उनके पास जो सामान लेने जा रहे हैं तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से किसी प्रोडक्ट पे रेटें बढ़ा दी है। बाजार में अभी गुटके में तो तेज़ी चल रही है 2-4 रोज से। अब क्या पता ये लॉकडाउन के हिसाब से चल रहा है, ये लोग बात सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन हो रहा है हिसाब से। काला बाजारी और मुनाफाखोरी पर रसद विभाग का कहना है कि जिस तरह उन्होंने पिछले लॉकडाउन के दौरान स्थिति को संभाला था, वैसे ही इस बार भी शिकायत मिलने पर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को जायरीनों के लिए 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक अब सिर्फ पासधारी खादिम ही दरगाह में प्रवेश कर ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत कर सकेंगे। गुरुवार की देर रात जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने दरगाह पहुंचकर खादिमों से बातचीत की और उन्हें कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि दरगाह के निजाम गेट सहित दरगाह के बाकी गेटों को भी बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ दरगाह के 2 गेट ही खोले जाएंगे। सभी धार्मिक स्थलों में जो बाहर के व्यक्ति हैं उन पे पाबंदी रहेगी और जो मैनेजमेंट के लोग हैं वही इबादत कर सकेंगे। ये 16 तारीख को कल से सुबह 6 बजे से लागू रहेगी, 30 अप्रैल तक ये गाइडलाइन लागू रहेगी। और 20 मिनट भी इस खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। ये वीडियो दिल्ली के ख्याला का है, जहां बुधवार की सुबह एक झगड़े की खबर मिलने पर हेड कांस्टेबल रामचंद्र घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन अचानक बात बिगड़ी और लोगों ने हेड कांस्टेबल रामचंद्र को ही घेर लिया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। बवाल ऐसा बढ़ा कि लोग वर्दी का लिहाज भी भूल गए। रामचंद्र को घेर कर भीड़ ने घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। वो अकेले दिखे और उन्हें घेर कर मारने वाले करीब 10 लोग दिखे।
मारने वालों में महिलाएं भी शामिल रहीं। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को बीच सड़क पर बुरी तरह पीटने का वीडियो सन्न कर देने वाला था, इसलिए इसे वायरल होने में देर नहीं लगी। हालांकि मामला बढ़ते ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बात यह है कि इस वीडियो के वायरल होने से दिल्ली पुलिस की किरकिरी तो हो ही रही थी, ये वीडियो दिल्ली पुलिस के जवानों का भी मनोबल तोड़ने वाला था। इसलिए पुलिस ने फौरन मामले की जांच की और दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के शीतलकुची कांड का एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमले तेज कर दिए। शीतलकुची में 10 अप्रैल को चौथे चरण के मतदान के दौरान सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। जो वीडियो सामने आया है उसमें बूथ नंबर 126 पर मतदान के दौरान लोग भारी हंगामा करते दिखाई दिए। वहीं सुरक्षा बलों के जवान उन्हें समझाते दिखे, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों के हाथों में डंडे और धारदार हथियार नजर आए। इसी हंगामे के बीच गोलियों की आवाज सुनाई दी। इस फायरिंग के बाद तो वहां के हालात बिगड़ते चले गए। लोगों पर खून सवार हो गया और वो सुरक्षा बलों पर हमला करने की कोशिश करने लगे। कई महिलाओं को भी इधर उधर भागते देखा गया। वहीं फायरिंग में मारे गए लोगों के पास भीड़ जमा हो गई। इसके बाद कुछ लोग सुरक्षा बलों के जवानों के पीछे भागने लगे। वहीं मतदान केंद्र पर भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना का वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने सीआईएसएफ की कार्रवाई का समर्थन करते हुए ममता बनर्जी को घेर लिया। तो ये वीडियो आया है, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सीआईएसएफ ने जो कार्रवाई करी वो आत्मरक्षा में थी। ममता बनर्जी को प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। शीतलकुची में मतदान केंद्र की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और जवानों ने उस दिन किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई थी। कोरोना के कहर से देश भर के शमशान घाटों पर शवों का अंबार लग गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से भी सामने आई हैं। यहाँ एक शमशान घाट पर एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ अंतिम संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी हुई थी। कम वक्त में ज्यादा शवों को मिट्टी में विलीन करना था। कुछ इस तरह के हालात गुजरात के सूरत में भी देखने को मिले, जहां एक शमशान घाट पर लगातार शवों का अंतिम संस्कार होने से लकड़ियों की कमी होने लगी। प्रमाण में लाशों अत्यारे आवे छे, जलाव लाकड़ानो पण मोटो भागनो स्टॉक खत्म थयो छे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक शमशान घाट का भी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में शव एक साथ जलते दिखाई दिए। कहा जा रहा है कि ये शव कोरोना मरीजों के थे, जिनका अंतिम संस्कार किया गया। खास बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतों के बाद शमशान घाटों पर भीड़ बढ़ने लगी है। मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कई शमशान घाटों के पास शव जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान में भी कमी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियां लागू होने के बाद भी मंडियों में कोरोना नियमों का मजाक बनाया गया। उद्धव सरकार ने एक दिन पहले ही पूरे राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के साथ ही धारा 144 लागू कर दी थी, लेकिन सब्जी मंडियों में कोरोना के सभी नियमों की धज्जियां उड़ा दी गईं। मुंबई के पास भिवंडी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में मंडी में लोगों की भीड़ दिखाई दी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद वहां सब्जी बेचने और खरीदने वालों का जमावड़ा लग गया। सोलापुर से तो और डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां की सब्जी मंडी में किसी आम दिन की तरह चहल पहल दिखी। ऐसे माहौल में लोगों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक ही बना दिया। मुंबई की सब्जी मंडियों में भी बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करने पहुंचे। दादर इलाके से सामने आई तस्वीर में लोग चेहरे पर मास्क लगाए तो दिखे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से तय दूरी नहीं बनाई। इस समय हम मुंबई के दादर सब्जी मार्केट इलाके में, और देखिए यहाँ पे किस तरीके से धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस की ओर से जगह जगह लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से कोरोना नियमों को मानने की अपील जरूर की गई, लेकिन लोगों ने इस अपील की एक बार फिर अनदेखी की और मंडियों में उमड़ पड़े। राज्य के कई दूसरे इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में ही है। वहां इस महामारी का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यही वजह रही कि राज्य सरकार ने कई पाबंदियां लगा दी हैं ताकि कोरोना का खतरा कम हो सके, लेकिन हमने अपनी आदतें नहीं बदली। इसी लापरवाही का नतीजा है कि कोरोना एक बार फिर कहर बरपा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू को तोड़ने वालों पर पुलिस सख्त हो गई। वहां 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग सड़कों पर बेवजह घूमते मिले, उन्हें शहर के एसपी सचिन शर्मा और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने पकड़ लिया।
कार्रवाई के दौरान इन अधिकारियों के साथ उनकी पूरी टीम मौजूद रही। ये लोग एक जगह खड़े हो गए और हर आती जाती गाड़ी को रोका। जो फिजूल में घर से बाहर मिला, उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी लाठियों से खूब पिटाई की। कुछ लोग ऐसे भी उनके हत्थे चढ़े जिन्हें पहले सड़क पर मुर्गा बनाया गया और फिर उसके बाद उन्हें डंडे भी मारे गए। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में लापरवाही की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की गिनती नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन कुर्नूल के लोगों में ना तो बीमारी का डर दिखा और ना ही सरकारी आदेशों का कोई लिहाज। ये मौका था उगादी उत्सव का, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे बड़े उत्सवों में एक माना जाता है। इस उत्सव के बाद गाँव में बरसों से गोबर युद्ध खेलने की परंपरा है और सैकड़ों की भीड़ एक दूसरे पर गोबर फेंकने का खेल खेलने के लिए जुट गयी। जहाँ तक नजर जाए लोग ही लोग दिखने लगे। भीड़ में हर इंसान पूरी तरह बेपरवाह और बेफिक्र दिखा। दूरी का लिहाज छोड़िए, एक दूसरे की पीठ पर हाथ टिकाए लोग जुटे रहे। जिसे मौका मिल रहा था वो सामने वालों पर गोबर उछाल उछाल कर फेंक रहा था। सामने से आ रहे गोबर से बचने के लिए लोग एक दूसरे के पीछे छुपकर खड़े दिखाई दिए। साफ सफाई तो भूल ही जाइए, ऐसा लगा कि इस गांव के लोगों ने कभी मास्क का नाम भी ना सुना हो। सड़क पर भीड़ के बाद सड़क के दोनों ओर बने घरों की तस्वीर और भी हैरान करने वाली दिखी। छतों पर इतनी भीड़ की जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। छतों पर जमा लोग भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को तैयार, बस किसी तरह इस गोबर वाले खेल की एक झलक देखने को मिल जाए। ये वही आंध्र प्रदेश का एक गांव है जहां बुधवार को एक दिन में कोरोना के 4000 मरीज मिले थे, लेकिन आस्था के नाम पर लोगों ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। मान्यता है कि भगवान वीरभद्र स्वामी को एक दलित लड़की से प्रेम हुआ था, लेकिन उनकी शादी का जबरदस्त विरोध हुआ था। उस वक्त दोनों तरफ के लोगों के बीच गोबर से बने उपलों की जंग हुई थी, जिसके बाद शादी पर सहमति बन गई थी। तब से हर साल यहाँ गोबर युद्ध भी होता है और प्रतीक के तौर पर भगवान वीरभद्र स्वामी की शादी भी होती है। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। इसके लिए यमराज और यमदूत की वेशभूषा में कुछ कलाकारों को सड़कों पर उतारा गया, जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों के बीच पहुंचे। राजधानी के नेहरू प्लेस इलाके में मौजूद एक बाजार में ये कलाकार घूमते नजर आए। मकसद साफ है कि लोग इस बीमारी से डरें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यमराज और यमदूतों की वेशभूषा में 3 कलाकार वहां घूम रहे लोगों के बीच पहुंचे। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी मौजूद रहे। इस दौरान इन कलाकारों ने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि कोरोना के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। इस अभियान की शुरुआत करने वाले साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी ने ये साफ कर दिया कि कोरोना नियमों को जो नहीं मानेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अवेयरनेस फैलाएंगे। अगर लोग कोई वायलेशन करते हैं तो यमराज के सामने ही उनका चालान भी होगा। यम के रूप में बाजार में जब ये कलाकार पहुंचे तो लोग उनकी तस्वीरें अपने फोन में कैद करने लगे, लेकिन ये कलाकार लगातार अपने काम में जुटे रहे। गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए सरदार पटेल कोविड सेंटर को फिर से तैयार किया जा रहा है। 1 महीने पहले जब दिल्ली में मरीजों की तादाद में कमी आई थी तो उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर शुरू करने की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। दिल्ली कैंट से सामने आई एक तस्वीर में कुछ मरीजों के लिए वॉशरूम तैयार करते दिखे, जबकि कुछ मजदूर अस्पताल में काम आने वाली चीजों को वहां रखते नजर आए। तंबुओं की मरम्मत करने के अलावा यहां हर उस सामान का इंतजाम किया जा रहा है जो कोरोना मरीजों के लिए जरूरी हो। इतना ही नहीं, यहां भर्ती होने वाले मरीजों के लिए ऑक्सीजन देने वाली मशीनें भी लगाई गयी। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 से 4 दिन में इस कोरोना अस्पताल को फिर से मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने पर इस तरह के अस्पताल की जरूरत महसूस की गई। बताया गया है कि जरूरत पड़ने पर इस तरह के और भी अस्पताल जल्द तैयार किए जाएंगे, जिससे कोरोना मरीजों को राहत मिलेगी। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। एक दूसरे को आंखें दिखा रहे रूस और उसके पड़ोसी यूक्रेन में कोई भी एक झुकने को तैयार नहीं। 2 दिन पहले रूस की सेना ने अभ्यास करके अपने तेवर दिखाए थे, तो इस बार यूक्रेन ने अपनी सेना की ड्रिल का वीडियो जारी करके ईंट का जवाब पत्थर से देने के अपने इरादे जता दिए। एक अज्ञात जगह पर यूक्रेन के टैंकों की टुकड़ी मैदान पर दौड़ती नजर आई। वीडियो में तोपों से ताबड़तोड़ गोले दागकर यूक्रेन के सैनिक दुश्मन के छक्के छुड़ाने का अभ्यास करते भी दिखे।
पिछले कुछ हफ्तों में रूस ने पूर्वी यूक्रेन से लगे अपने बॉर्डर और दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ बने क्राइमिया में अपनी फौज की तैनाती काफी ज्यादा बढ़ा दी है। ऐसे में मिलिट्री ड्रिल का वीडियो जारी करके यूक्रेन ने भी ये दिखाने की कोशिश की कि वो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा। खास बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखकर अमेरिका और उसके मित्र देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। बीते कुछ दिनों में जंग का मैदान बने पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन के कुछ जवान भी मारे गए हैं और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो अमेरिका को भी इस जंग में कूदना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सेना यूक्रेन का समर्थन करती है। अमेरिका के ओहायो में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती एक अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक को जवाबी कार्रवाई में गोली मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना पुलिस वालों के शरीर पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। आरोप है कि उस आदमी के पास पिस्तौल देखे जाने की शिकायत के बाद पुलिस उससे वहां पूछताछ करने पहुंची थी और छानबीन के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें वो मारा गया। इस दौरान पूरा अस्पताल गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। इससे पहले वहां मौजूद पुलिस वाले कई बार उस आदमी को सरेंडर करने की चेतावनी देते दिखाई दिए। इससे ठीक पहले अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती उस आदमी से पुलिस वाले पूछताछ करते नजर आए। उसके कपड़े की तलाशी भी ली गई। बताया गया है कि जब उसने पूछताछ में साथ नहीं दिया तो पुलिस ने उसे बिजली के झटके भी दिए। इस दौरान वो और एक पुलिस वाला नीचे गिर गया, तभी उस आदमी ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे घेर लिया और इसके बाद हुई कार्रवाई में उसकी जान चली गई। जिस आदमी की मौत हुई है उसका नाम माइल्स जैक्सन था। आरोप है कि उसने सरेंडर करने से पहले पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया। अफ्रीकी मूल के एक और अमेरिकी